Hello everyone, a very good welcome to our YouTube channel Enlightening Management Tutorials. I hope you all are fine. So today I'm back with the topic Barriers of Communication. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। हमने बिज़नेस कम्युनिकेशन की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, ठीक है। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ बिज़नेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, उसके क्या नेचर, फीचर, करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से 7 C's हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इन सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन ऑल चेक इट आउट देयर एंड आई विल सजेस्ट कि बैरियर्स करने से पहले आप वो सारे वीडियोस ज़रूर देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज़ सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैरियर्स की कि बैरियर्स होते क्या है। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट द टर्म बैरियर, बैरियर का मतलब होता है किसी भी तरीके का ऑब्स्टिकल आना, किसी भी तरीके की हर्डल आना, किसी भी तरीके के हिंड्रेंसेस आना। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आते हैं, जिनकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन का प्रोसेस इफ़ेक्टिवली फुलफ़िल नहीं हो पाता है। मतलब जैसा सेंडर ने चाहा था रिसीवर तक अपने मैसेज, अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना, अगर उस तरीके से कन्वे नहीं होता है, कहीं ना कहीं प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम्स, कोई हर्डल्स आ गई हैं, तो उनको बोला जाता है बैरियर्स। तो देयर आर द 7 टाइप्स ऑफ बैरियर्स जिनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अभी आपके 5 टाइप्स ऑफ बैरियर्स हैं, इसके अलावा 2 बैरियर्स और हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने नंबर 1, दैट इज़ सीमेंटिक बैरियर्स। नाउ व्हाट आर द सीमेंटिक बैरियर्स? सीमेंटिक बैरियर्स वो होते हैं दैट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग द मैसेज। व्हाट इज़ इनकोडिंग, व्हाट इज़ डिकोडिंग? अगेन हमने ये डिस्कस करा है अपने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की क्लास में कि मैसेज को इनकोड कब किया जाता है, डिकोड कब किया जाता है। तो अगर इन शॉर्ट अभी मैं आप लोगों को बताऊं तो इनकोडिंग का मतलब होता है जब सेंडर मैसेज इनकोड करके रिसीवर को भेज रहा है एंड आफ्टर गेटिंग द मैसेज और इन्फॉर्मेशन जब रिसीवर उसको डिकोड करता है, दैट इज़ नोन एज डिकोडिंग। तो इस इनकोडिंग और डिकोडिंग के प्रोसेस के बीच में जो भी बैरियर्स या जो भी प्रॉब्लम्स अकर्स होती हैं, दैट आर नोन एज सीमेंटिक बैरियर्स। अब वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग आ सकती है, जिसमें नंबर 1 हमारा है डिफरेंट लैंग्वेज। डिफरेंट लैंग्वेज मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट हो सकती है। सेंडर ने मैसेज इनकोड करके भेजा अपनी लैंग्वेज में, जब वो रिसीवर को रिसीव हुआ तो रिसीवर की लैंग्वेज जो थी वो डिफरेंट थी, राइट। उसने उसको अपने लैंग्वेज में समझा, तो हो सकता है जिस तरीके से सेंडर समझाना चाह रहा उस तरीके से रिसीवर को मैसेज ना मिले। तो डिफरेंट लैंग्वेज की वजह से हमारा सिमेंटिक बैरियर आ सकता है। द सेकेंड वन इज़ वर्ड्स। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हमारे वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम अपने वर्ड्स को यूज़ करते हैं। वी हैव द वर्ड्स विद द डिफरेंट एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम अपने वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अब हो सकता है सेंडर ने कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करा हो इन द पॉजिटिव सेंस, बट रिसीवर के लिए उस वर्ड का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में, तो वहाँ पे अगेन आपका बैरियर आ जाएगा। द नेक्स्ट इज़ पिक्चर्स। पिक्चर्स का मतलब यहाँ पे है जब हम बात करते हैं चार्ट्स की, डायग्राम्स की, टेबल्स की, ग्राफ्स की। अगर एक नॉर्मल ग्राफ दिखा दिया जाए, सेंडर कुछ समझाना चाहता है रिसीवर को और बस जस्ट एक ग्राफ या कोई टेबल ड्रॉ कर दी जाए, ना तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गिवन है, ना कोई उसमें फैक्ट्स या फिगर्स कहीं किसी तरीके से मेंशन किया है, तो क्या अकेला वो ग्राफ अपने आप में सफिशिएंट है रिसीवर को समझाने के लिए कि सेंडर क्या समझाना चाहता है? नहीं। तो अगर हम पिक्चर्स का भी यूज़ करते हैं तो हमारे पास कुछ सपोर्टिव फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, अदरवाइज जो हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो डिसरप्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट इज एक्शंस। एक्शंस का मतलब यहाँ पे है वी आर टॉकिंग अबाउट द जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, योर बॉडीली मूवमेंट्स। जब एक सेंडर
कोई भी बात, कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीवर को समझाना चाह रहा है, उस वक्त उसके कैसे जेस्चर्स हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उसके बॉडीली मूवमेंट्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है आपके कम्युनिकेशन पे। अब अगर सपोज़ अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर एक बॉस, एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को स्कोल्ड कर रहा है बट विद अ स्माइलिंग फेस, राइट, तो वहाँ पे जो उसके स्कोल्डिंग है, स्कोल्डिंग का जो मोटिव है वो फुलफिल ही नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से हम जो चीज़ बोलना चाह रहे हैं, जो चीज़ बोल रहे हैं, वो चीज़ हमारे जेस्चर्स में, हमारे बॉडीली मूवमेंट्स में, हमारे वे ऑफ एक्सप्रेशंस में, हमारी टोन ऑफ वॉइस में आनी चाहिए। हियर आई एम गिविंग यू ऑल द लेक्चर, राइट। यहाँ पे मैं आप लोगों को बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन समझा रही हूँ। सपोज समझा मैं सिमेंटिक बैरियर्स रही हूँ और शो में ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कर रही हूँ, तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा बैरियर। तो जेस्चर्स के अंदर आते हैं हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारी बॉडीली मूवमेंट्स, योर टोन ऑफ वॉइस, योर वे ऑफ एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग। नेक्स्ट कम पुअर वोकैबुलरी। पुअर वोकैबुलरी मतलब करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर, मिसस्पेल्ड वर्ड्स। अगर कोई रिटर्न कम्युनिकेशन की हम बात करें, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामेटिकल एरर है, तो वहाँ पे अगेन इट विल कम एज अ बैरियर। सो दीज आर द सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, दैट इज नोन एज इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जिसमें नंबर 1 आता है हमारा लॉस इन ट्रांसमिशन एंड रिटेंशन। अब इसको इस तरीके से समझिए, सपोज एक पर्सन है ए, उसने इंफॉर्मेशन पास करी बी को, बी से पास हुई सी को, सी से पास हुई डी को, डी से पास हुई ई को, ऐसे कर करके एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक इंफॉर्मेशन पास होती है। तो जो लास्ट में पर्सन जिसको इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, तब तक ऑलमोस्ट 40 to 50% इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट हो जाती है। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स की भी बात करें, तो आप जो भी पढ़कर आते हैं अपनी क्लासेस में, आप जो भी पढ़ते हैं ड्यूरिंग द क्लास और ड्यूरिंग द लेक्चर, जितना आपने समझा उसके बाद उसमें से आप उसका 70% रिटेन करते हैं, 30% कहीं खो जाता है। फिर आपने आगे किसी को कन्वर्ट करा, अगेन 30% लॉस हो गया, देन आगे उसने आगे कन्वर्ट करा, 30% लॉस हो गया। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, टॉप लेवल से कोई इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होते होते जब तक लोअर लेवल तक आती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, कभी कभी जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो ही गायब हो जाती है। तो दिस इज़ नोन एज लॉस इन ट्रांसमिशन एंड रिटेंशन। एंड इट इज़ सेड दैट कि जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन होती है, हमारा जो 30% ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो हर लेवल पे लॉस्ट होता चला जाता है। अभी मैं आप लोगों को एक लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, अभी यहाँ से आप 100% रिटेन करके नहीं जाएंगे, इट्स अ प्रैक्टिकल फिनोमेना। अभी यहाँ पे आपको 80% समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप यही कॉन्सेप्ट किसी आगे दूसरे को समझाते हैं, अगेन वहाँ पे 70% रह जाएगा, फिर वो आगे जाएगा, वो 50% रह जाता है। तो अगेन ये एक हमारा बैरियर है जहाँ पे कम्युनिकेशन हमारा डिस्टरप्ट हो सकता है। द नेक्स्ट इज डिस्ट्रस्ट ऑफ कम्युनिकेटर। डिस्ट्रस्ट ऑफ कम्युनिकेटर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, जो कम्युनिकेटर है, जो सेंडर है, कहीं ना कहीं उसको ही ट्रस्ट इश्यूज़ हैं अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ। कहीं ना कहीं उसे एक फियर ऑफ चैलेंज है, वो इसलिए कम्युनिकेट नहीं करता। हो सकता है उसे लगता है मेरी अथॉरिटी चली जाएगी, राइट, या ये मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, इनके साथ मेरा कम्युनिकेशन, मतलब अगर ये सारी चीज़ें आती हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आते हैं, तो अगेन वहाँ पे हमारा जो बैरियर है वो आ जाता है। इन्फॉर्मेशन को मिसलीड करना, डिसकलर करना, अपने अकॉर्डिंगली फ्रेम करना। टॉप लेवल से कोई इन्फॉर्मेशन आपके मैनेजर के पास आई और मैनेजर को बोला गया कि आपको ये मैसेज आगे कन्वे करना है अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स को। अब मैनेजर ने अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्टेबल जोन के अकॉर्डिंग उस इंफॉर्मेशन को अपने तरीके से प्रेजेंट किया सबॉर्डिनेट्स को, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रस्ट ऑफ कम्युनिकेटर, ठीक है। द नेक्स्ट इज फेलियर टू कम्युनिकेट। फेलियर टू कम्युनिकेट हो गया हमारे रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबॉर्डिनेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी क्या होता है, सम पीपल्स आर मोर इंट्रोवर्ट, वो एक ग्रुप में रहकर कम्युनिकेट नहीं कर पाते, दे मे हेजिटेट वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। उन्हें पता होता है बट कहीं ना कहीं उन्हें ये कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी, कहीं हम बोलें तो ये चीज़ गलत ना हो जाए, तो वहाँ पे फेलियर टू कम्युनिकेट आ जाता है।
नेक्स्ट इज इनअटेंशन ऑफ द रिसीवर। अगर रिसीवर ही अनअटेंटिव नहीं था जब इंफॉर्मेशन उनको पास ऑन हो रही थी, जब इंफॉर्मेशन उनको समझाई जा रही थी, कोई मैसेज कन्वे हो रहा था, तो जो रिसीवर था वो ही इनअटेंटिव था, तो जो आपके कम्युनिकेशन का प्रोसेस है अगेन उसमें एक बैरियर आ जाएगा। तो ये सारे आते हैं हमारे इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर। जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, दैट इज़ द फिज़िकल बैरियर। अब फिज़िकल बैरियर्स क्या होते हैं? फिज़िकल बैरियर्स मतलब जो फिज़िकली प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा नॉइज़, राइट? जब हम क्लासेस लेते हैं, जब हम फिज़िकल क्लासेस लेते हैं, सम नोटोरियस स्टूडेंट्स आर देयर, राइट? हर क्लास में कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। हमेशा नोटोरियस स्टूडेंट्स आपको हर क्लास में मिलेंगे, राइट? तो मैं एक एग्जांपल की फॉर्म में बता रही हूँ। सपोज़ लेक्चर डिलीवर हो रहा है, ठीक है, एवरीवन इज़ साइलेंट, हर कोई ध्यान से लेक्चर को सुन रहा है, बट कुछ, जैसे कि मैंने बोला, कुछ स्टूडेंट्स हैं, दे मे क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द क्लास। तो वहाँ पे नॉइज़ आया, उनकी वजह से हो सकता है सेंडर को भी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाए, उनके साथ जो लिसनर्स हैं उनको भी डिस्ट्रैक्शन हो जाए। तो ये जो नॉइज़ आया, दैट इज़ अगेन एज अ बैरियर। अब बहुत एक साइलेंट मोड में एक क्लास चल रही थी, सडनली आवर ट्रेन केम अक्रॉस देयर, या कोई भी एकदम से सडन नॉइज़ आता है, तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन क्या हो जाता है? डिस्टरप्ट हो जाता है, राइट? एंड द नेक्स्ट इज़ इम्प्रॉपर टाइम। इम्प्रॉपर टाइम का मतलब है कि अगर कम्युनिकेशन एक इम्प्रॉपर टाइम पर डिलीवर हो रहा है, कम्युनिकेशन इम्प्रॉपर टाइम पर डिलीवर होने का इसका सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, सपोज़ एक एम्प्लॉई है, उसने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा है, राइट? अब जब उसने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा एज अ न्यू फ्रेशर, तो रात में उसके बॉस का कॉल आता है एट द मिडनाइट उसके बॉस का कॉल आया, और वो जो एम्प्लॉई था वो बहुत नींदों में था, बट बॉस का कॉल है तो उठाना पड़ेगा। उसने कॉल रिसीव करा। अब कॉल रिसीव करने के बाद उसने एक अपने ही जोन में कुछ भी बोल दिया, येस येस येस, हाँ, जो भी चीज़ें थी उसने कर दी। नेक्स्ट डे व्हेन ही विल गो टू द ऑफिस, तो उसका बॉस उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि रात को जो उसने उससे कमिटमेंट किया था ड्यूरिंग द कॉल कन्वर्सेशन, अब वो उसको फुलफिल करेगा। लेकिन उसको तो पता ही नहीं था कि मैंने किस बात पे हाँ बोली है, मैंने किस बात पे एग्री करा है, क्योंकि मैं तो नींद में था। बट अगेन वहाँ पे आ गया, बैरियर आ गया, राइट? तो एक टाइम भी एक हमारा एक ऐसा बैरियर हो सकता है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। द नेक्स्ट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस की अगर हम बात करें, दैट मीन्स जोग्राफिकल एरियाज़ के अकॉर्डिंग अगर सेंडर और रिसीवर बहुत दूर दूर लोकेशन पे हैं, ऑल्दो टेक्नोलॉजी से ये चीज़ पॉसिबल है, हम उस कम्युनिकेशन गैप को फुलफ़िल कर सकते हैं, बट डिस्टेंस एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। अब तो खैर ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कभी कभी टेक्निकल इश्यूज़ हैं। हो सकता है आपके किसी रूरल एरिया में कम्युनिकेट करना हो, तो वहाँ पे वो फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं होगी, तो वहाँ पे आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो वहाँ पे डिस्टेंस आपका एक बैरियर बन जाएगा, आपका कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा, राइट? तो दीज आर द फिजिकल बैरियर्स जो कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कौन से होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ की। तो पॉलिसीज़ क्या होती हैं? सबसे पहले पॉलिसीज़ होते हैं हमारे वो रिटन डॉक्यूमेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पॉलिसीज़ आर लाइक हमारे प्लान्स ऑफ एक्शंस, हमारे क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो हमें अचीव करने हैं, हमें किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और विजन के लिए वर्क करना है। तो ये सारी चीज़ें जब एक रिटन डॉक्यूमेंट्स में फ्रेम करी जाती हैं, उनको क्या बोला जाता है? ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़। अब वो किस तरीके से बैरियर बन सकता है हमारे लिए? वो तो बल्कि अच्छी चीज़ है, वो तो रिटन डॉक्यूमेंट है, उसमें तो और ज़्यादा ऑथेंटिसिटी आ जाएगी। वहाँ पे बैरियर इस तरीके से हो सकता है, सपोज एक न्यू ज्वाइनी है, उसने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, राइट? अब उसने जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ थी बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ लिया कि अच्छा इन प्लान्स ऑफ एक्शंस पे मुझे काम करना है, ये हमारा कंपनी का मिशन और विजन है, हमारे ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब उसने वो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी, बट एक्चुअली क्या था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी बनाई गई थी वो एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही थी।
तो अगेन वहाँ पे बैरियर आ जाएगा. यस. द नेक्स्ट इज रूल्स एंड द रेगुलेशंस. रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं? जो एम्प्लॉयज़ को कंप्लाई करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ. कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फुलफ़िल करने ही होंगे. तो जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखा जाएगा उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन हमारा इजी होता है. और जितना ज़्यादा हम रिजिड रखेंगे चीज़ों को, जितने ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस और रिजिडनेस लगाई जाएगी, मैक्सिमम अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाएंगे तो हमारा कम्युनिकेशन उतना ही इनफेक्टिव और डिले होता है. सपोज़ अगर हमने बहुत ही ज़्यादा एक फॉर्मल चैनल बना तो दिया कि बी ए को ही रिपोर्ट करेगा, सी बी को ही रिपोर्ट करेगा, डी सी को ही रिपोर्ट करेगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हमें डिले डिसीजन हम नहीं कर सकते. तो वहाँ पे अगर डी सीधा ए से रिपोर्ट करे लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने हैं कि वो कर नहीं सकता, तो अगेन वहाँ पे क्या आ जाएगा? बैरियर आ जाएगा. नेक्स्ट इज स्टेटस रिलेशनशिप. स्टेटस रिलेशनशिप का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हमारी हिरार्की ड्रॉ होती है, राइट? कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है. सुपीरियर सोचते हैं हम सुपीरियर्स हैं तो हम क्यों कम्युनिकेट करें, सबॉर्डिनेट्स हमारे पास खुद आएंगे हमसे बात करने. जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं फियर होता है कि मैं पूछने जाऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी या मुझे कोई इन्फीरियर समझेगा, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें. तो एक स्टेटस का भी फ़र्क पड़ता है आपके कम्युनिकेशन के अंदर. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़. लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ का यहाँ पे मतलब है प्रोविजन ऑफ कंप्लेंट बॉक्सेस, राइट, ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम, ओपन डोर पॉलिसी. अगर ये सारी चीज़ें हम अपने एम्प्लॉयज़ को, सबॉर्डिनेट्स को प्रोवाइड करते हैं तो कम्युनिकेशन हमारा उतना ही ईजी होता है. ओपन डोर पॉलिसी क्या होती है? ओपन डोर पॉलिसी होती है कि एक लोअर लेवल का एम्प्लॉय डायरेक्टली टॉप लेवल से जाके इंटरेक्ट कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी. मतलब इतना एक्सेप्शन हमें उन्हें देना चाहिए कि अगर कोई इमीडिएट केस है, अगर कोई इमीडिएट सिचुएशन है, तो जो एक लोअर लेवल का एम्प्लॉय है वो टॉप लेवल के साथ जाके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सके. अगर वो अपने इमीडिएट सुपीरियर के पास जाएगा, फिर उसका सुपीरियर अगेन अपने सुपीरियर के पास जाएगा, फिर वो आगे जाएगा, तो सबसे पहली चीज़ हमारा कम्युनिकेशन बहुत डिले हो जाएगा और जो चीज़ टाइमली हो सकती थी वो नहीं हो पाएगी. इफ़ेक्टिव डिसीजंस हमारे नहीं हो पाएंगे. उसी तरीके से अगर हमारा एक रिड्रेसल सिस्टम ही नहीं है, ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम ही नहीं है, अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ के सजेशंस को ही नहीं सुनते हैं, उनकी ग्रीवियंसेस को ही कंसिडर नहीं करते हैं, तो अगेन हमारा कम्युनिकेशन वहाँ पे इनफेक्टिव होगा. तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ ही नहीं होंगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अगेन इट विल बी एज अ बैरियर इन द कम्युनिकेशन. द नेक्स्ट इज़ रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल. रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिमांड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स की. हर सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है हम एक ही चैनल का, एक ही मीडियम का यूज़ करें. कभी कभी हो सकता है हमें ओरल कम्युनिकेशन यूज़ करनी पड़े, कभी कभी हो सकता है हमें रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करना पड़े, राइट. सपोज़ एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में हमें वर्कर्स को समझाना है कि मशीन्स पे कैसे काम करना है, तो उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो डिफरेंट होगा. ऑन दी अदर हैंड अगर हम एक MNCs की बात करें जहाँ पे हमें अपने एम्प्लॉयज़ को समझाना है, वहाँ पे हमारा उनसे कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग होगा. तो ये डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन पर कि हम किस तरीके से अपने चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को चूज़ करते हैं. अगर हमने रॉन्ग चैनल ऑफ चैनल कम्युनिकेशन चूज़ करा तो वहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन का बैरियर आ सकता है. सो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स. टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स कौन से होते हैं? जिसमें नंबर 1 आ गया हमारा यूज़ ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी. अगर हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं वाइल कम्युनिकेटिंग, अगेन वहाँ पे हमारा बैरियर आ जाएगा. नेक्स्ट, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज. टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है. सपोज सेंडर को तो है लेकिन रिसीवर को नहीं है, उस पर्टिकुलर डिवाइस को या इक्विपमेंट को कैसे यूज़ करना है, प्रोजेक्टर्स कैसे यूज़ करने हैं, ऑल दीज थिंग्स. तो अगर टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है, अगेन इट विल बी एज अ बैरियर. देन कम्स टू द टेक्निकल नॉइज़. टेक्निकल नॉइज़ के अंदर आ सकता है हमारा पुअर कनेक्शन.
राइट। नेटवर्क इश्यूज, तो ये सारी चीज़ें हमारे टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर आ सकती हैं। अब सिमेंटिक बैरियर्स हो गए, इमोशनल बैरियर्स हो गए, फिजिकल बैरियर्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हो गए, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हो गए। अब मैंने स्टार्टिंग में बताए थे कि देयर द 7 टाइप्स ऑफ बैरियर्स, अब ये तो 5 ही हुए। तो वो 2 टाइप्स ऑफ बैरियर्स कौन से हैं? एक होते हैं हमारे पर्सनल बैरियर्स, इसके अलावा देर आर द पर्सनल बैरियर्स ऑल्सो, जिनकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो डिसरप्ट हो सकता है। अब पर्सनल बैरियर्स में आता है सुपीरियर की तरफ से कोई पर्सनल इशू है, सबॉर्डिनेट की तरफ से कोई पर्सनल इशू आ रहा है, आपस में अगर सुपीरियर सबॉर्डिनेट का कोई पर्सनल क्लैशेस हैं तो वहाँ पे उनका कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? डिसरप्ट होगा। आपके इमोशंस, आपका एटीट्यूड, आपका इगोटिज्म, सुपीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सबॉर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट का पहले कभी क्लैशेस हुए हों, आपस में कुछ पर्सनल क्लैशेस रहे हों, और अगेन वो एक टीम में काम कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। क्यों? ड्यू टू द पर्सनल रीजंस। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा पर्सनल बैरियर अराइज हो जाता है। और एक बैरियर होता है हमारा, दैट इज़ अगेन मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर कौन से होते हैं? एवरीवन बिलोंग्स टू द डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, MNCs की बात करते हैं, देयर आर द नंबर ऑफ पीपल्स वर्किंग देयर। हर किसी का बैकग्राउंड अलग है, हर किसी का कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, हर किसी के अपने एथिक्स हैं, अपने नॉर्म्स हैं। तो कभी कभी कल्चरल इश्यूज़ भी हमारे ऐसे आ जाते हैं जिनकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। और इसमें एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, कुछ कलर्स, कुछ सिंबल्स और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका कल्चर में, अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग मीनिंग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो ब्लैक कलर इज़ रिलेटेड टू द डेथ, और अगर हम ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे वाइट कलर इज़ रिलेटेड टू द डेथ। दोनों में ऑपोजिट है। तो अगर आप वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाएंगे, उनके लिए ब्लैक कलर डेथ से रिलेटेड है, और हमारे लिए जो वाइट कलर है दैट इज़ रिलेटेड टू द डेथ। तो अगेन वहाँ पे बैरियर आ सकता है। कुछ कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे उनके टाइटल से उनको एड्रेस किया जाता है, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे हम उनको उनके फर्स्ट नेम से टाइटल करते हैं। तो अगर वो 2 क्लाइंट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है किसको कैसे एड्रेस करना है, वो अपने अकॉर्डिंगली कर रहा है, वो अपने अकॉर्डिंगली कर रहा है। अगर हम ब्रिटेन कल्चर की बात करें तो वहाँ पे एड्रेस किया जाता है उनके टाइटल से, राइट। और एक दूसरी कंट्री है जहाँ पे आप एड्रेस करते हो उनके फर्स्ट नेम से, और उन लोगों को आपस में नहीं पता है, तो अगेन वहाँ पे क्या आ जाएगा? बैरियर आ जाएगा। तो बहुत सारे कलर्स, सिंबल्स, वर्ड्स, फ्रेसेस ऐसे हैं जिनका अलग अलग कल्चर में अलग अलग मीनिंग होता है, और जिनकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकता है। सो दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ बैरियर्स जो हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस को ख़राब कर सकते हैं। सिमेंटिक बैरियर्स, इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स एंड कल्चरल बैरियर्स। आई होप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट then you can mention in the comment box. We will take it in the next class. Till then, take care and stay safe. Next class हमारी और interesting topic पे होगी, so stay tuned for more videos. And for that, if you like my videos and content, then please do like and share and subscribe my channel for more videos. Thank you and have a nice day.